हेलो नमस्कार राम राम। आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने विद्यास्थल में स्वागत है। तो उम्मीद करते हैं तुम लोग जहाँ होगा वहाँ लाजवाब शानदार बेमिसाल अद्भुत गजब मस्त स्वस्थ तंदुरुस्त होकर अपने जीवन में कुछ अच्छा करने का प्रयास कर रहा होगा। तो जो आज का वीडियो है उसमें हम लोग आगे कंटिन्यू करने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाला जो देख रहे थे हम लोग। और ये भी हम उम्मीद करेंगे कि जो भी न्यूमेरिकल्स हम होमवर्क पे दे रहे हैं वो तुम लोग कर रहा होगा, ज़रूर अपने से कुछ कोशिश कर रहा होगा, ट्राई कर रहा होगा, सॉल्व करें, तभी सीख पाएगा भाई मेरे। बार बार ये बात कहते हैं, ठीक है। ठीक है, जो भी है। तो आज का टॉपिक है एसी जनरेटर। तो एसी जनरेटर कहने का मतलब क्या होगा? देखो, जनरेटर के बारे में बात करना है। एसी छोड़ दो, जनरेटर। अभी एसी डीसी के बारे में कोई कहानी नहीं। जनरेटर मतलब किसी चीज़ को जो जनरेट कर रहा है उसी को हम लोग बोलेंगे जनरेटर। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या देखें? हम लोग इस चैप्टर में जनरेशन ऑफ करंट देखें। जनरेशन ऑफ करंट देखें कैसे? बाय मैग्नेटिक फ्लक्स देखें, बाय चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो क्या देखें कि इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हो सकता है अगर हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज करेंगे। तो वो कैसे था? तो वो ऐसे था कि अपने पास एक कॉइल था और ये अपने पास मैग्नेट था। तो हम लोग मैग्नेट का नॉर्थ पोल साउथ पोल लेके जा रहे थे। तो इसमें एक नॉर्थ पोल जैसे मतलब इसको आगे लेके जा रहे थे तो लेंज लॉ के अकॉर्डिंग वो विरोध करेगा अपने फ्लक्स के चेंज का। तो वहाँ पे नॉर्थ पोल डेवलप हो रहा था। नॉर्थ पोल यहाँ पे गैल्वेनोमीटर अगर हम कनेक्ट कर दें, इसको सर्किट बना के गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दें तो यहाँ पे एक अपने को रीडिंग देखने को मिलेगा। तो रीडिंग देखने को मिल रहा मतलब यहाँ कहीं ना कहीं करंट इंड्यूस हो जा रहा था। तो ये सब हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। तो अभी तक हम लोग क्या कंक्लूड किए हैं कि अगर मैग्नेटिक फ्लक्स को हम चेंज करेंगे तो किसी एक सर्किट में करंट का जनरेशन हो रहा है। अब इस करंट को कंटिन्यू जैसे हुआ क्या, हम आगे लेके गए नॉर्थ पोल, पीछे लेके आए साउथ पोल। मतलब कि जब इसको हम पीछे खींचेंगे तो अपोज करना है। तो जब हम पीछे खींचे नॉर्थ को दूर लेके जाएंगे तो यहाँ क्या बनने लगेगा? साउथ पोल बनने लगेगा। मतलब एक बार करंट का डायरेक्शन ये होगा तो एक बार करंट का डायरेक्शन ये हो जाएगा। होगा कि नहीं? एक बार नॉर्थ पोल बन रहा है, एक बार साउथ पोल बन रहा है, तो करंट का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। एक तरह से समझो, इसी को हम बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट। मतलब अलग अलग तरीके का नेचर का करंट, मतलब जिस करंट का डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है उसको हम लोग बोल दिए अल्टरनेटिंग करंट। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? एसी जनरेटर के बारे में पढ़ना। तो हम लोग को इतना पता चल गया कि अगर ऐसा कोई सेटअप है अपने पास और उस सेटअप में हम कंटिन्यूसली इसको मोशन कराते रहें, इसको मोशन कराएं चाहे इसको मोशन कराएं। जैसे देखो, नॉर्थ पोल साउथ पोल इसको आगे पीछे करें, चाहे ये जो कॉइल है अपने पास इसको हम इसके आगे पीछे करें, दोनों केस में इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होना है। तो इसी मेथड को इस्तेमाल करके जनरेटर को बनाया गया। अब जनरेटर क्या काम करता है? तुम लोग देखा होगा जनरेटर को जाके ऐसे ऐसे हाथ से घुमाते, पुराना वाला बटन वाला नहीं बात करें, जनरेटर जो हाथ से घुमाया जाता है। हाथ से घुमाने के बाद वो जब स्टार्ट होता है, ये हम क्या करें? एक्सेल को घुमा रहे हैं, ठीक, मैकेनिकल प्रॉपर्टी इस्तेमाल करें। हम जब ये घुमा रहे हैं तो धीरे धीरे जब वो स्टार्ट हो जाता है तो स्टार्ट होने के बाद उसमें होता क्या है? अंदर का जो प्रोसेस है, अंदर वाला प्रोसेस, उसको सिंपल तरीके से अगर हम समझेंगे तो जब हम घुमा रहे हैं तो उस कॉइल को घुमाते हैं हम लोग, ठीक है। जो कॉइल जिससे अपने को करंट मिलेगा उस कॉइल को हम लोग घुमाते हैं। तो भाई कॉइल को घुमाएंगे तो उलझ जाएगा, लेकिन वो कॉइल को इस तरीके से बनाया जाता है कि उलझेगा नहीं वो। उसको जब हम घुमा रहे हैं और साइड साइड मैग्नेट लगा दिए हैं, ठीक, साइड साइड मैग्नेट लगा दिए हैं और कॉइल को हम घुमा रहे हैं तो फ्लक्स में चेंज आएगा ना, फ्लक्स में चेंज आएगा। और ये प्रोसेस कंटिन्यूसली अगर चलता रहेगा तो फ्लक्स में कंटिन्यूसली चेंज आता रहेगा, जिसकी वजह से करंट का जनरेशन होगा। यही है बेसिक जनरेटर, ठीक है। तो अगर इसका डेफिनेशन पूछा जाए कि व्हाट इज़ जनरेटर, या फिर अगर ये आ जाए कि पूरा एसी जनरेटर के बारे में, तो इसमें आता है सबसे पहले इंट्रो, मतलब व्हाट इसके बारे में बताते हैं। उसके बाद कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, ठीक है, ये तीन चीज़ इसमें बताना पड़ता है। तो अगर इंट्रोडक्शन या फिर व्हाट इज़ जनरेटर आ जाए तो ये डेफिनेशन तुम लोग लिख सकते हैं। व्हाट इज़ एसी जनरेटर अगर आ गया, या फिर आ गया कि डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द एसी जनरेटर विद देयर कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग, 5 नंबर का क्वेश्चन आ गया, तो क्या करना पड़ेगा? तो सबसे पहले तो ये कहानी लिखना पड़ेगा। तो एसी जनरेटर इज अ मशीन दैट कन्वर्ट मैकेनिकल इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। द एसी जनरेटर इनपुट इज मैकेनिकल एनर्जी सप्लाइड टू steam turbine, gas turbine, combustion engine. The output is an alternating electrical power in the form of alternating voltage and current. ठीक है। तो कुल मिला के सिंपल बात करें तो एसी जनरेटर क्या है? एक मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने वाला डिवाइस है, ठीक। इसमें हम लोगों के पास क्या है? मैकेनिकल एनर्जी, वो किसको, एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर दे रहे हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक। कंस्ट्रक्शन में जो जो इसमें हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसी को हमको लिखना है। हम लिख के नहीं बता रहे, बस हम तुम लोगों को बता दे रहे। कंस्ट्रक्शन में क्या होगा? तो अपने पास 2 मैग्नेट होगा जिसको हम लोग सेपरेट करेंगे कुछ सी डिस्टेंस पे, बीच में एक कॉइल लगाएंगे, ठीक है। वो कॉइल को एक्सेल से कनेक्ट होगा एक साइड में, ये हो गया एक्सेल जिसको हम लोग घुमाते हैं ना, वो हो गया एक्सेल। और दूसरे साइड में हम लोग यहाँ पे एक स्लिप रिंग लगाएंगे दोनों एंड पे। जैसे देखो ये एक एंड है, एक एंड ये है, दोनों एंड पे हम लोग क्या लगाएं? स्लिप रिंग लगाएं। स्लिप रिंग को कार्बन ब्रश से अटैच करेंगे। कार्बन ब्रश इसलिए ताकि
रेजिस्टेंस कम हो सके, ठीक है, वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा गर्म ना हो, और उसी कार्बन ब्रश से हम लोग को क्या मिलेगा, अल्टरनेटिंग ईएमएफ मिलेगा। ठीक है, ये हो गया कंस्ट्रक्शन में। वर्किंग काम कैसे करेगा, तो काम ऐसे करेगा कि जब हम लोग एक्सेल को रोटेट करेंगे, जो हम हिंदी में बोल रहे तुम लोग को इंग्लिश में लिखना है, उम्मीद करते हैं तुम लोग लिख लेगा। ठीक है, हम लिखने जाएंगे पूरा टाइम ज़्यादा लगेगा, बस इसलिए हम बता दे रहे हैं। तो जब हम लोग एक्सेल को रोटेट करते हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज आता है। मैग्नेटिक फ्लक्स का अगर चेंज आएगा तो हम लोग जानते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज के वजह से किसी भी कॉइल में करंट का जनरेशन होता है, इंड्यूस्ड होता है करंट। तो उसी करंट को जो इंड्यूस्ड करंट है, उसी करंट को हम लोग अपने इस्तेमाल में ले लेते हैं। यही है बेसिक इलेक्ट्रिक जनरेटर का, एसी जनरेटर का वर्किंग। अब इस पूरे प्रोसेस को समझाइए। देखो, एक तरफ हो गया अपने पास नॉर्थ बार मैग्नेट है, एक तरफ हो गया साउथ बार मैग्नेट। ठीक, मतलब यहाँ नॉर्थ पोल दिखाई दे रहा है तो उधर साउथ पोल होगा, और यहाँ साउथ पोल है तो वहाँ नॉर्थ पोल होगा। तो हम लोग एक मैग्नेट ले लिए, और मैग्नेट पे कंडीशन क्या होना चाहिए, नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जाना चाहिए, तभी तो हम लोग फ्लक्स को चेंज करेंगे। जैसे क्या होगा, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, इसमें देखेंगे तो ये ऐसे लाइन जाएगा, और ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल लाइन ऐसे भी तो जाएगा। ठीक है, साउथ पोल से नॉर्थ पोल, साउथ पोल से नॉर्थ पोल, ये भी तो होगा। तो अगर यहाँ है तो यहाँ पे हमको फ्लक्स को चेंज कराना है। ठीक, तो ये इस तरीके से होना चाहिए ताकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पे हो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगा। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है यहाँ पे, तो उसमें हम लोग कॉइल को रोटेट करेंगे। तो देखो, अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे है और कॉइल को हम ऐसे रखे हैं, ठीक, देखो रोटेट कर रहे हैं कॉइल को, देख लो कॉइल रोटेट हो रहा है, तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स तो चेंज होगा ना। मैग्नेटिक फ्लक्स फिलहाल मैक्सिमम है, फिर ऐसे मिनिमम हो गया, फिर यहाँ पे ऐसे मैक्सिमम हो गया अपोजिट डायरेक्शन में, फिर मिनिमम हो गया। तो ऐसे करके अपने को फ्लक्स का चेंज मिलता रहेगा। तो ये हो गया अपने पास मैग्नेट, नॉर्थ पोल साउथ पोल वाला। ये हो गया एक्सेल, जिसको हम किस वेलोसिटी से घुमा रहे हैं, ओमेगा वेलोसिटी से। ये हो गया अपने पास कॉइल। ठीक है, अब कॉइल को जब हम इधर घुमाएंगे, तो जब घुमाएंगे तो देखो उसका एक एंड एक स्लिप रिंग है, उसका दूसरा एंड दूसरे स्लिप रिंग से, मतलब ये उस तरफ से गया है। जैसे इसमें से एक को पार किया गया, अब देखो ये घूमेगा तो इससे उलझेगा नहीं ना। वही बात है यहाँ पे कि ये जो स्लिप रिंग हम लिए हैं, इस स्लिप रिंग से उसका एक एंड को पास किया है। ठीक है, और दूसरा स्लिप रिंग यहाँ पे है, उसका ये वाला एंड पास, और दूसरा स्लिप रिंग फ्री है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एक को छोटा एक को बड़ा लिया गया। और दोनों स्लिप रिंग को हम किससे अटैच किए, कार्बन ब्रश से अटैच किए हैं। ठीक, अब कार्बन ब्रश से हम लोगों के पास क्या निकला है, वायर निकला है, कार्बन ब्रश से वायर निकला, और इसी वायर से अपने को क्या मिलेगा, अल्टरनेटिंग ईएमएफ मिलेगा। ठीक है, वही वोल्टेज मिलने वाला अपने को। ठीक, अब ये कैसे काम कर रहा है ये तो पता चल गया। जब हम इसको रोटेट करेंगे तो फ्लक्स में चेंज आएगा, फ्लक्स में चेंज होने की वजह से इसमें करंट इंड्यूस्ड होगा, वही करंट जो इंड्यूस्ड हो रहा है वही अपने पास बाहर मिलेगा, जिसको अल्टरनेटिंग ईएमएफ बोलेंगे। अब मैथमेटिकली सारा डेरिवेशन, सारा एक्सप्रेशन देख लिया जाए, इतना समझ आया उम्मीद करते हैं। ठीक, आगे बात करें तो इसमें ए क्या है, तो ए हो जाएगा एरिया ऑफ कॉइल, एन क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ कॉइल्स। तो यहाँ भी फिलहाल हम एक ही दिखाएं, ऐसा कई सारा ले सकते हैं, सब में जनरेट होगा तो उसका वैल्यू बढ़ जाएगा अपने पास जो वोल्टेज है। अब देखो फ्लक्स क्या होता है, तो फ्लक्स होता है बी ए कॉस थीटा, ये होता है फ्लक्स का फॉर्मूला। अगर इसको हम लिखने जाए एन के साथ कि भाई अगर इसमें एन नंबर ऑफ कॉइल्स है तो ये क्या हो जाएगा, एन बी ए कॉस थीटा। ठीक है, इतना कोई दिक्कत नहीं। अब हम इसका डिफ्रेंसिएशन कर दें विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये पूरा कांस्टेंट है, ये पूरा बाहर आ जाएगा, तो एन बी ए बाहर, और कॉस थीटा यहाँ पे थोड़ा सा पहले ये वाला स्टेप हटाया जाए, यहाँ एक और लाइन लिखते हैं। थीटा को हम लिखना चाहते हैं ओमेगा के टर्म में, तो थीटा को हम ओमेगा के टर्म में लिखना चाहते हैं, तो फ्लक्स इज इक्वल्स टू एन बी ए कॉस ओमेगा टी। ठीक है, तभी डिफ्रेंसिएशन करने का कोई मतलब है। थीटा डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी इनटू टाइम, तो अब डिफ्रेंसिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तब कोई मतलब है, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो कांस्टेंट होकर सब पूरा पार्टी खत्म ही हो जाता है। तो एन बी ए बाहर आ जाएगा, कॉस ओमेगा टी का माइनस ऑफ साइन ओमेगा टी लिखेंगे, और ओमेगा टी का ओमेगा आएगा। तो ये अपने पास रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स मिल गया। ठीक, अब इसको क्या लिख सकते हैं, तो माइनस ऑफ एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, ये अपने पास एक फॉर्मूला आ गया किसका, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स का। और जो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होता है वही तो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा कि नहीं। तो ये जो चीज़ है, ये इसी चीज़ को हम लोग बोलेंगे इंड्यूस्ड ईएमएफ। लेकिन यहाँ पे हम लोग इंड्यूस्ड ईएमएफ ये जो लिख रहे हैं इसको हम पॉजिटिव साइन के साथ लिखेंगे, तो ये तो अपने पास रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स हो गया। ठीक है, अब माइनस क्या बताता, माइनस का डायरेक्शन बताता फिजिक्स में, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो अगर हम लोग ईएमएफ के बारे में बात करने जाएंगे कि ईएमएफ कितना हो जाएगा, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ हो जाएगा वो हो जाएगा एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। ठीक है, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ हो जाएगा।
ठीक है, इतना कोई दिक्कत नहीं, सब समझ आएगा। अब हम बोलते हैं मैक्सिमम ईएमएफ चाहिए हमको, मैक्सिमम। तो मैक्सिमम ईएमएफ होने के लिए इसका वैल्यू को क्या होना पड़ेगा, 1 होना पड़ेगा। अगर हम ईएमएफ मैक्स के बारे में बात कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, NBA ओमेगा, ये मैक्सिमम ईएमएफ मिल जाएगा। अब हम करंट के बारे में बोलते हैं, ये तो ईएमएफ मिल गया अपने को, करंट कितना होगा सर्किट में, तो अगर करंट के बारे में बात करना है तो क्या हो जाएगा, ईएमएफ अपॉन में रेजिस्टेंस। तो ईएमएफ अपने पास ये वाला NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी अपॉन रेजिस्टेंस, ठीक है। अब ये जो चीज़ है इसको लिखने को हम क्या लिख सकते हैं, ये वाला जो चीज़ है NBA ओमेगा अपॉन में R को, इसको लिख सकते हैं I नॉट साइन ओमेगा टी। मतलब चीज़ों को सिंपल बनाने के लिए हम ये लिख सकते हैं। तो I नॉट क्या है, किसका रिप्लेसमेंट है, NBA ओमेगा अपॉन R का रिप्लेसमेंट है। तो ये अपने पास एक करंट निकल के आ गया, जब कभी भी जनरेटर होगा तो उसमें करंट कितना हो जाएगा, तो करंट हो जाएगा I नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक। अब I नॉट क्या है, तो NBA ओमेगा अपॉन R है। N क्या है, नंबर, अगर सिंगल कॉइल है तो N को हटा देंगे, ठीक है। कई सारा कॉइल है तो N को रखेंगे। तो इतना समझ आया, हम लोग क्या देख लिए, डेफिनेशन देख लिए, एसी जनरेटर का कंस्ट्रक्शन देख लिए, वर्किंग दे रही है और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देख लिए। तो इतना एसी जनरेटर इतना ही है, एसी जनरेटर समझ आया होगा। अब हम लोग चलते हैं आगे। आगे क्या है अपने पास, आगे अपने पास सोलेनॉइड में, तो यहाँ पे सेल्फ इंडक्टेंस के बारे में बात होगा, ठीक। तो अब है अपने पास लॉन्ग सोलेनॉइड, ठीक है। इस लॉन्ग सोलेनॉइड में अगर हम लोग को करंट के बारे में बात करें, जैसे देखो करंट पास कर रहा है इसमें, इसका लेंथ है L और टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है N, ठीक। इसमें कितना करंट है I और इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है उसको A लिया गया। तो देखो सब लिखा है, लेंथ ऑफ सोलेनॉइड L हो गया, N हो गया नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ स्मॉल n, और कैपिटल N क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हो जाएगा, ठीक। N है टोटल नंबर और स्मॉल n है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक। स्मॉल n ये है, कैपिटल N है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स और स्मॉल n नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक। तो हम लोग जानते क्या हैं, हम लोग जानते ये हैं कि जब कभी भी सोलेनॉइड में जो मैग्नेटिक फ्लक्स आता है, मतलब अगर सोलेनॉइड में करंट मूव कर रहा है, करंट है, सप्लाई कर रहे हैं हम लोग, तो वहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा वो होता है म्यू नॉट एन आई। ये हम लोग जानते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलेनॉइड, ये हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। फ्लक्स पासिंग थ्रू द सोलेनॉइड क्या हो जाएगा, तो फ्लक्स का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, BA, यही होता है BA कॉस थीटा। तो कॉस थीटा की जरूरत नहीं यहाँ पे, तो BA हो गया। A क्या होता है, एरिया। B क्या है अपने पास, म्यू नॉट एन आई। A क्या हो जाएगा अपने पास, एरिया। अगर हम लोग एरिया के बारे में बात करने लगेंगे तो फिलहाल यहाँ पे बस A लिख देते हैं। अगर N नंबर ऑफ टर्न्स हो जाएगा, मतलब ये वाला बात होगा, तो ये क्या मिलने लगेगा अपने को, म्यू नॉट एन आई A और साथ में N नंबर ऑफ टर्न्स है, तो ये फ्लक्स देखने को मिलेगा, ठीक। अब हम इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा रिप्लेसमेंट अगर यहाँ पे कर दें, जैसे इस N को NL लिख सकते हैं क्या, तो NL लिख देते हैं। तो अपने पास जो फ्लक्स मिलने लगेगा अब वो म्यू नॉट N स्क्वायर IAL मिलेगा। तो जब कभी भी हम लोग सोलेनॉइड में करंट पास कराते हैं तो जो फ्लक्स वहाँ पे होता है वो ये होता है, ठीक। इतना क्लियर हो गया कि जो फ्लक्स होगा, तो लिखा है फॉर अ गिवन सोलेनॉइड फ्लक्स कैन बी चेंज बाय चेंजिंग करंट। वो तो चेंज के बारे में बात करें, लेकिन अगर हम लोग बात करें कितना फ्लक्स होगा, तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो अपने को देखने को मिलेगा किसी भी सोलेनॉइड के वजह से, वो ये देखने को मिलेगा, ठीक। अब यहाँ पे बोला ड्यू टू चेंज इन करंट देयर इज इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब बोला कि ये जो गिवन सोलेनॉइड है इसमें हम लोग फ्लक्स कैन बी चेंज बाय चेंजिंग करंट। जो करंट हम लोग सप्लाई कर रहे हैं, वो करंट सप्लाई करने के वजह से, जैसे इतना अपने को पता है कि जब हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेंगे तो करंट इंड्यूस्ड होगा, और अगर हम लोग करंट को चेंज करेंगे तो फ्लक्स में चेंज आएगा। क्योंकि देख लो यहाँ पे अगर हम लोग क्या बात कर रहे हैं, फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। अगर हम करंट चेंज करेंगे तो किस में चेंज आएगा, फ्लक्स में। और ये कौन सा फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स। अब फ्लक्स में अगर चेंज आएगा तो क्या इंड्यूस्ड होता है, करंट इंड्यूस्ड होता है। समझ आ रहा है क्या कहना चाह रहे हैं हम। सबसे पहले इस सोलेनॉइड में पहले से एक करंट है I, जो फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट किया है, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स अपने को मिल गया म्यू नॉट N स्क्वायर IAL, ठीक। अब हम क्या कर रहे हैं, इस सोलेनॉइड में करंट को चेंज कर रहे हैं। अगर हम करंट को चेंज करेंगे तो फ्लक्स में चेंज आएगा। फ्लक्स में अगर चेंज आएगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स में अगर चेंज आ रहा है तो करंट इंड्यूस्ड होता है, इतना मालूम है अपने को। तो यहाँ पे एक और करंट इंड्यूस्ड हो जाएगा इस सोलेनॉइड में। एक करंट तो ऑलरेडी है, लेकिन फ्लक्स के वजह से कह रहा है कि यहाँ पे एक इंड्यूस्ड ईएमएफ है। ड्यू टू चेंज इन करंट देयर इज इंड्यूस्ड ईएमएफ। करंट चेंज किया जिसकी वजह से फ्लक्स में चेंज आया, फ्लक्स में चेंज होने की वजह से ईएमएफ इंड्यूस्ड हो गया। तो ये जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जा रहा है इसमें, इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। मतलब अपने आप से जो आ जा रहा है उसको हम लोग बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। वो ईएमएफ होगा कितना, तो ईएमएफ यहाँ पे हो जाएगा चेंज ऑफ फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, और किस साइन के साथ, नेगेटिव, क्योंकि अपोज करेगा उसका, तो माइनस हो गया।
और रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स अभी हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला देखे, ये था अपने पास तो क्या देखने को मिलेगा, तो म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल, और भाई किसको हम चेंज करें, करंट को, तो डी आई बाई डी टी। समझ आए? ये जो पूरा पार्टी है, ये जो पूरा पार्टी है, ये क्या रहेगा सोलेनॉइड के लिए, कांस्टेंट रहेगा। तो जब कभी भी हम लोग किसी सोलेनॉइड में करंट को चेंज करते हैं तो फ्लक्स को चेंज आता है। फ्लक्स में चेंज आने की वजह से उसमें एक ईएमएफ इंड्यूस होता है। उस ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है, ठीक। लेकिन इस पूरे को हम क्या बोले, कांस्टेंट। तो जब कांस्टेंट बोले हैं तो इसको किसी चीज़ से रिप्लेस कर देंगे, तो वो रिप्लेस करेंगे एल नाम के टर्म से, एल टर्म से रिप्लेस किया जाएगा और ये एक फार्मूला आ जाएगा अपने पास डी आई बाई डी टी। और ये जो एल है इसको हम लोग बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है। ये जो एल है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल को बोलते हैं हम लोग सेल्फ इंडक्टेंस। और एल का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो एल का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल, ठीक। या फिर अगर इसको लिखने जाए हम लोग तो यही लिखते हैं फिलहाल, जिसको इसको कैपिटल एन से भी रिलेट करके लिखा जा सकता है, लेकिन हम इसको यही बोल रहे हैं। तो ये है अपने पास सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला, सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है। समझ आया सारा बात? एक बार और दोहरा देते हैं कि एक सोलेनॉइड है जिसमें करंट आई था, जिसके वजह से जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो हम लोग निकालें। मैग्नेटिक फ्लक्स अपने को करंट से डिपेंडेंट मिला। अगर हम उस सोलेनॉइड में करंट को चेंज करेंगे तो फ्लक्स में चेंज आएगा। फ्लक्स में चेंज होने से उसमें एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। वो जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के अपोज में होगा, ठीक है। तो ईएमएफ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। तो माइनस ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स अगर हम लोग निकालेंगे तो कुछ पार्टी अपने को कांस्टेंट मिलेगा और करंट को हम चेंज करते हैं। तो ये जो कांस्टेंट वाला पार्टी मिला है वो उसको हम एल से रिप्लेस करेंगे, और ये जो एल है इसी को हम लोग बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। क्योंकि हम जब करंट को चेंज किया तो फ्लक्स में चेंज आया, और फ्लक्स में चेंज होने से एक ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है, तो ये खुद में हो रहा है, हम करना नहीं, खुद अपने आप सोलेनॉइड करें, इसलिए इसको हम बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है। तो एक नया टर्म यहाँ तुम लोग सीख लिया, नया प्रोसेस सीख लिया, तो इसको हम लोग बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। अब यहाँ पे हम लोग को जो देखने को मिला है वो क्या देखने को मिला, तो जो फ्लक्स है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई है, और जब फ्लक्स का डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो क्या लिखते हैं, एल एल आई। तो एक और फार्मूला हम लोग लिख सकते हैं, अगर लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, फ्लक्स इज इक्वल्स टू सेल्फ इंडक्टेंस और करंट। अब ईएमएफ क्या है अपने पास, माइनस ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, यहाँ से क्या मिलेगा, डी आई बाई डी टी एल आई, ठीक। यहाँ से क्या मिल जाएगा, तो माइनस ऑफ एल डी आई बाई डी टी, ठीक है। एल का वैल्यू क्या है, तो एल का वैल्यू है अपने पास म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल, ठीक है। तो ये है अपने पास सेल्फ इंडक्टेंस का वैल्यू फार्मूला। तो कुछ टर्म्स है अपने पास या फार्मूला है जिसको याद रखना है। तो एल का फार्मूला क्या है अपने पास, मतलब सेल्फ इंडक्टेंस का म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल, ठीक है। अब इसी को हम रिप्लेस कर देंगे, जो स्मॉल एन है उसको अगर हम रिप्लेस करके कैपिटल एन से लिखेंगे तो क्या देखने को मिलेगा, एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट कैपिटल एन स्क्वायर ए अपॉन में एल, क्योंकि एल स्क्वायर तो एल से एल कैंसिल, एल बचेगा। तो देखो डिपेंडेंसी दो तरीके का है, मतलब क्या है, एक तो ये मिला और एक ये मिला। इन दोनों में अगर हम लोग डिपेंडेंसी देखने जाएंगे तो अगर n कांस्टेंट है, n मतलब नंबर ऑफ टर्न्स अगर कांस्टेंट है, इस नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ अगर कांस्टेंट है, स्मॉल n क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, देख लो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ स्मॉल n। अगर स्मॉल n हम कांस्टेंट रखे हैं तो उस केस में जो l है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा l के, मतलब जो सेल्फ इंडक्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड के। और यही सेल्फ इंडक्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल भी हो सकता है सोलेनॉइड के, कब, जब कैपिटल एन को कांस्टेंट रखा जाए। कैपिटल एन कांस्टेंट कहने का मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्न्स को। अगर हम टोटल नंबर ऑफ टर्न्स को, दोनों में फ़र्क क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स क्या अपने पास, मान लो हम कह दिए 100, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स क्या है 100 है, ठीक है। और ये जो है अपने पास कितने का वायर ले लें, मान लो 1 मीटर का वायर है अपने पास, ठीक, ऐसे समझो 1 मीटर का वायर है, यहाँ से यहाँ तक हम कह दें 1 मीटर का वायर है, और इसमें जो टर्न्स है 100 टर्न्स है, ठीक है, 100 टर्न्स है। तो इस केस में अगर हम लोग बात करें, अब जो फिर 1 मीटर फिर से आएगा उसमें भी 100 टर्न्स है, ठीक है। तो अगर हम क्या बोल रहे हैं, कैपिटल एन कांस्टेंट का मतलब नंबर ऑफ टर्न्स को हम कांस्टेंट कर दें, इसमें कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, ये फिक्स है, ठीक है। नंबर ऑफ टर्न्स क्या है, फिक्स है यहाँ पे। तो अगर नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पे फिक्स है तो उस केस में जो सेल्फ इंडक्टेंस है, सेल्फ इंडक्टेंस एल जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा इसके स्मॉल एल के, ठीक, मतलब लेंथ के।
लेकिन हम क्या बोलते हैं, अब एन के बारे में बात करेंगे, स्मॉल एन के बारे में। स्मॉल एन का नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। पर यूनिट लेंथ कहने का मतलब यूनिट लेंथ पे कितना है। तो अगर हम यहाँ पे यूनिट लेंथ मान लो 1 सेंटीमीटर को कंसिडर कर रहे हैं, तो फिलहाल अगर हम बात करने जाएंगे तो यहाँ पे देखने को मिला 100 टन 100 सेंटीमीटर में, और 1 सेंटीमीटर में 1 टन देखने को मिला। लेकिन अगर हम इसको कंप्रेस कर दें, मतलब ये जो चीज़ था इसको, इस पूरे को, जो ये पूरा 2 मीटर था जहाँ पे पूरा 200 टन था, उसको हम पूरा कंप्रेस करके 100 मीटर में 1 सेंटीमीटर में 2 टन ले आ देंगे। पूरा कंप्रेस कर दिए तो 1 सेंटीमीटर में 2 टन देखने को मिल गया। तो अगर हम अब इसको फिक्स कर दें, ठीक, मतलब ये वाला चीज़ अब हम फिक्स कर दें, अब इसमें कोई चेंजेस नहीं है, ना हम कंप्रेस करेंगे ना उसको एक्सपेंड करेंगे। अगर इस चीज़ को हम फिक्स करेंगे तो इस केस में जो सेल्फ इंडक्टेंस है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ आ जाएगा। ठीक है, तो स्मॉल एन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, मतलब n/l करना पड़ेगा अपने को, और ये क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है। तो देखना पड़ेगा ये क्वेश्चन में किससे रिलेट करने को बोल रहा है अपने को, उस हिसाब से हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और उस हिसाब से डिपेंडेंसी देखेंगे कि सेल्फ इंडक्टेंस टोटल लेंथ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कब होगा, जब स्मॉल एन कांस्टेंट होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कब होगा, जब कैपिटल एन कांस्टेंट है। सारा कहानी समझ आया। ये सारा कहानी था एसी जनरेटर और सेल्फ इंडक्टेंस का। ठीक, अब अपने पास है न्यूमेरिकल। तो अब हम लोग न्यूमेरिकल डिस्कस कर लें, किसके किसके बीच के लिए, तो जो पढ़े हैं उसके लिए न्यूमेरिकल डिस्कस कर लें। ठीक है, कितने मिनट का वीडियो हो गया यार, वीडियो तो लंबा बन गया। ठीक है, देखते हैं 2-4 जो भी क्वेश्चन हो पाएगा अपने से। तो सबसे पहला सेल्फ इंडक्टेंस ये दे रखा है। ठीक, कह रहा है डिपेंड ऑन फ्लक्स एंड करंट। तो कह रहा है एल जो है, मतलब जो सेल्फ इंडक्टेंस है उसका फॉर्मूला है ये अपने पास ये दे रखा है, और कह रहा है क्या ये डिपेंड करेगा फ्लक्स एंड करंट पे। तो एक नज़र में देखा जाए तो हाँ तो लग ही रहा कि सेल्फ इंडक्टेंस फ्लक्स और करंट पे डिपेंड करे। लेकिन हम लोग क्या देखे थे, हम लोग देखे थे फ्लक्स जो है वो ये होता है, और जो फ्लक्स है करंट पे डिपेंड करता है। ठीक, तो यहाँ से अगर हम बात करने जाएंगे, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट कॉटन का एल आता है, एल डिपेंड ऑन, तो एल डिपेंड किस पे करता है, तो एल एक्चुअल में डिपेंड करता है नेचर ऑफ कंडक्टर पे। मतलब यहाँ पे अगर हम लोग बात कर लें तो हम लोग फ्लक्स का डिपेंडेंसी देखे थे करंट पे, मतलब करंट को चेंज करे थे तो फ्लक्स चेंज हो रहा था। इंडक्टेंस के बारे में कहीं कुछ बात नहीं हुआ था। तो अगर इंडक्टेंस अगर यहाँ से हम निकालने जा रहे हैं, जो लिखा है एल इज इक्वल्स टू फ्लक्स अपॉन में करंट, तो यहाँ पे अगर हम बात करने जाएंगे तो रेशियो ऑफ फ्लक्स और करंट पे डिपेंड करेगा, रेशियो ऑफ फ्लक्स एंड करंट पे डिपेंड करेगा। लेकिन अगर हम बोलते हैं कि डिपेंड ऑन फ्लक्स एंड करंट, तो ये गलत है। यहाँ पे हमको रेशियो भी बोलना चाहिए, डिपेंड ऑन रेशियो ऑफ फ्लक्स एंड। अगर ये दिया होता तो ये बात सही बोल रहा, लेकिन रेशियो नहीं लिखा है तो ये बात गलत हो बोल रहा। तो यहाँ पे क्या बोला है कि सेल्फ इंडक्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स, तो देखो ये बात गलत बोल रहा ना। यहाँ से अगर हम बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स, ये बात गलत है। यहाँ पे बात सही कौन सा, डिपेंड ऑन रेशियो ऑफ फ्लक्स एंड करंट। तो जो इंडक्टेंस है हमारा वो किस पे डिपेंड करता है, फ्लक्स और करंट के रेशियो पे डिपेंड करता है। ठीक है, फ्लक्स और करंट आपस में डिपेंड करता है, लेकिन इंडक्टेंस और फ्लक्स आपस में रिलेट नहीं कर सकते, क्योंकि जो इंडक्टेंस वाला प्रॉपर्टी है वो कंडक्टर का प्रॉपर्टी है। तो ये किस पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड करेगा। तो अगर एल का डिपेंडेंसी पूछा जाएगा तो नेचर ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड करेगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ। दूसरा चलते हम लोग, अच्छा ये यूनिट वगैरह के बारे में बात है तो यूनिट तुम लोग देख लेगा, यूनिट ये सब तुम लोग कर लेगा। ये एनर्जी है, एनर्जी हाफ एल आई स्क्वायर है, तो एल इज इक्वल्स टू ई अपॉन आई स्क्वायर हो जाएगा। इसका एनर्जी का यूनिट हेनरी हो जाएगा। डायमेंशन दिया हुआ, स्केलर क्वांटिटी दी हुआ है, तो कौन सा क्वांटिटी ये याद रखना है। इंडक्टेंस कौन सा क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी है। हाँ, आगे कह रहा है कि इफ लेंथ ऑफ इंडक्टर बिकम डबल्ड देन इट्स सेल्फ इंडक्टेंस बिकम। देखो वही बात हो गया, हम लोग अभी फॉर्मूला देखे हैं कि एल एक बार है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल के, एक बार है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल एल के। हाँ, दोनों में कंडीशन है। इसमें क्या कंडीशन है, एन कांस्टेंट, इसमें कंडीशन है एन कांस्टेंट। तो यहाँ पे बोल रहा है कि लेंथ ऑफ इंडक्टर को अगर हम डबल कर देंगे तो क्या सेल्फ इंडक्टेंस कितना हो जाएगा। तो भाई अगर हम इंडक्टर के लेंथ को डबल कर देंगे तो वो डबल भी हो सकता है और हाफ भी हो सकता है, क्योंकि वो डिपेंड कर रहा है नंबर ऑफ टर्न्स पे, और यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स के बारे में कोई बात ही नहीं किया है। तो जब नंबर ऑफ टर्न्स के बारे में कोई बात ही नहीं किया है तो हम बता नहीं सकते हैं कि वो डबल होगा कि हाफ हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, कांट से। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स के बारे में बात नहीं किया है। ठीक, अब कह रहे हैं नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ बिकम डबल। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कहने का मतलब ये बारे में बात कर रहा है, इसके बारे में। तो देख लो एल का फॉर्मूला ये, एल ये, तो बोल रहा है कि देन उस केस में क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ बिकम डबल। तो उस केस में इंडक्टेंस का क्या हो जाएगा, तो इंडक्टेंस का फॉर्मूला ये होता है, और स्मॉल एन पे किस तरीके से डिपेंड कर रहा है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। तो इंडक्टेंस कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, समझ आया बात, सारे एक दूसरे से रिलेट कर रहा होगा कहानी।
ठीक है, ये तुम लोग खुद देखेगा, ये क्या है कहानी ये तुम लोग खुद देखेगा, खुद समझने का कोशिश करेगा। ठीक, हम बढ़ते हैं आगे। अब क्या रहा है कि वाई इंडक्टर बिहेव एज सिंपल वायर फॉर डीसी वोल्टेज सप्लाई और डीसी करंट। तो जो इंडक्टर है वो सिंपल वायर की तरह क्यों बिहेव करता है जब हम लोग डीसी करंट का सप्लाई करते हैं। तो ईएमएफ का फॉर्मूला क्या है मेरे पास, क्योंकि जब भाई करंट का सप्लाई कर रहे हैं हम लोग डीसी करंट का, तो डीसी करंट में रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट ज़ीरो होता है। ठीक है, क्योंकि करंट कांस्टेंट होता है, करंट कांस्टेंट होता है। देखो अल्टरनेटिंग करंट में करंट चेंज होता है, ठीक, लेकिन डीसी करंट में करंट कांस्टेंट होता है। करंट अगर कांस्टेंट है तो ये वाला पार्टी क्या आ जाएगा, ज़ीरो, और अगर ये ज़ीरो आ गया तो ईएमएफ कितना हो जाएगा, ज़ीरो। तो जब ईएमएफ ज़ीरो हो गया तो मतलब कोई इंड्यूस्ड ईएमएफ है ही नहीं। तो जब कोई इंड्यूस्ड ईएमएफ है ही नहीं तो इसलिए इंडक्टर किसकी तरह बिहेव करेगा, सिंपल वायर की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, समझ आया बात। देखो सब कितना अच्छा रिलेट करता हुआ चल रहा है सब। अब कह रहा है कि करंट पासिंग थ्रू अ चोक कॉइल ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस 5 हेनरी, मतलब एल दिया हुआ अपने को 5 हेनरी का, इज डिक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 2 एम्पेयर पर सेकेंड। तो मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ जो करंट है वो दिया हुआ है 2 एम्पेयर पर सेकेंड का। ईएमएफ डेवलप कर, तो ईएमएफ का फार्मूला जानते हैं तो हम लोग क्या है, माइनस ऑफ एल डी आई बाई डी टी। तो माइनस एल, एल मतलब 5, रेट ऑफ चेंज तो माइनस ऑफ 2 हो जाएगा 10। तो 10 वोल्ट का ईएमएफ वहाँ पे डेवलप हो जाएगा। अब देखो रेट ऑफ चेंज डिक्रीज़ करा इसलिए हम 2 के साथ माइनस लगाएं। ठीक है, देखो लिखा है यहाँ पे डिक्रीजिंग, तो इसलिए 2 के साथ क्या लगाना पड़ेगा, माइनस लगाना पड़ेगा। बाकी फार्मूले में आगे माइनस है अपने पास। आगे बढ़े, कह रहे कि फाइंड बैक ईएमएफ इन इंडक्टर। ये एक सर्किट दिया हुआ अपने को ईएमएफ फाइंड करना है, बैक ईएमएफ। तो ईएमएफ का फार्मूला माइनस ऑफ एल डी आई बाई डी टी। ठीक, अब क्या देखने को मिलेगा, तो एल कितना दिया हुआ भाई, तो एल दिया हुआ 30, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट कितना वो दिया हुआ, तो 0.2 दिया हुआ। अब इसको मल्टीप्लाई किए तो 3 2 6 आ गया। लेकिन क्या माइनस का आएगा, तो यहाँ माइनस नहीं लगाएंगे क्योंकि देखो डज नॉट डिपेंड ऑन करंट फ्लोइंग। वैसे आई का वैल्यू दिया हुआ, आई से मतलब नहीं अपने को। यहाँ पे हम आई माइनस नहीं लगा रहे। माइनस क्यों नहीं लगा रहे, क्योंकि क्या फाइंड करना अपने को, बैक ईएमएफ। अगर केवल ईएमएफ बोलता तो हम माइनस लगा देते हैं। फिर से हम एक बात दोहरा दें, फिजिक्स में माइनस साइन से बहुत बड़ा दिक्कत नहीं है। माइनस साइन केवल क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है। तो अगर हम माइनस लगा के भी सॉल्व कर रहे हैं और आंसर -6 भी आ रहा है और ये गलत भी है, तो केवल किस चीज़ का गलती कर रहे हैं हम, डायरेक्शन का गलती कर रहे हैं, और किसी चीज़ का गलती नहीं कर रहे हैं। ठीक है, मैग्नीट्यूड सेम है, मतलब 6 ही आएगा। अगर हम माइनस लगा के सॉल्व, यहाँ वैसे बैक ईएमएफ बोला इसलिए माइनस नहीं लगा, लेकिन एक बात हम कह रहे हैं माइनस लगा के तो हम लोग सॉल्व कर भी दिए। तो गलती किस चीज़ का, केवल डायरेक्शन का गलती और किसी चीज़ का गलती नहीं है। ठीक है, आगे कह रहा ये एक फिगर बना हुआ, नेटवर्क शोन इन फिगर प्रेजेंट पावर ऑफ कंप्लीट सकते। ठीक है, इफ़ एट अ सर्टन इंस्टेंट द करंट इज़ 4 एम्पेयर का, तो मतलब इसमें जो करंट है वो कितने का, 4 एम्पेयर का करंट इसमें है, और ये इंक्रीज़ कर रहा इस हिसाब से। तो कह रहा पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना। अच्छा, तो ये तुम लोगों को याद होगा किरचॉफ लॉ हम लोग देखे थे, किरचॉफ जंक्शन लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो ये अब किरचॉफ वोल्टेज लॉ के अकॉर्डिंग होगा सॉल्व। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग अप्लाई करेंगे किरचॉफ। तो हम लोग ऐसे जा रहे हैं, इस तरीके से जा रहे हैं, हम लोग इस तरफ से जा रहे हैं। तो इस तरफ से जा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है, पोटेंशियल एट ए, तो हम पोटेंशियल एट ए ले लें। आगे बढ़े तो यहाँ पे क्या होगा, वी निकालना यहाँ का, तो वी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आई आर प्लस आई आर। फिर आगे बढ़े तो पॉजिटिव टर्मिनल आया तो प्लस लगाएंगे, कितने का है, तो 12 का। ठीक, यहाँ बढ़े तो यहाँ ईएमएफ निकालना है, तो प्लस का ईएमएफ इज इक्वल्स टू किसके बराबर, पोटेंशियल एट बी। ठीक, सारा वैल्यू रखेंगे। तो वी ये मालूम नहीं है, प्लस आई आर मतलब आई आर, तो 4 हो जाएगा, प्लस का 12, और यहाँ पे ईएमएफ निकालना है, तो इसका ईएमएफ हो जाएगा अपने पास एल डी आई बाई डी टी। तो एल कितना है, 5 मिली एम्पेयर का, तो इसको चेंज करेंगे हेनरी में 10⁻³ में, और डी आई बाई डी टी मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, वो कितना दे रखा, 10⁻³ दे रखा। तो कुल मिला के ये 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ गया 5 ईएमएफ। ठीक है, यहाँ पे हम इस तरफ से जा रहे हैं इसलिए हम पॉजिटिव ले रहे हैं। तो 12 4 16 5 21 वी बी, और ये हो गया। अच्छा, जिस तरफ जा रहे हैं वो लेना है ना, पहले ये थोड़ा गड़बड़ हो रहा है क्या, हाँ, जिस तरफ जाना वो लेना अपने को। हाँ, तो इधर हम किधर जा रहे हैं, बी पे जा रहे हैं, और किधर से निकल रहे हैं, ए से निकल रहे हैं। ये थोड़ा सा हम गलत लिख दिए। तो जिधर तरफ जा रहे हैं वो हम लेंगे, और जिधर से निकल रहे हैं वो हम लेंगे। तो ये जिस तरफ जा रहे हैं जिधर से निकल रहे हैं, जिस तरफ जा रहे हैं जिधर से निकल रहे हैं,
अब अरेंज करके आएगा, देखो यहाँ पे आंसर देखो -21 21, इस तरीके का अगर ऑप्शन दे रखा तो हम ज़रूर गलती कर सकते हैं माइनस प्लस में, तो इसीलिए इसको ठीक करना पड़ा हमको। वोल्टेज लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, तो हम एक रास्ते में चलते हैं, अब उस रास्ते में जो जो मिलेगा सबका वोल्टेज लिखते चलना है अपने को। तो अगर हम जहाँ से निकलना शुरू कर रहे हैं उसको बराबर लेते हैं, मतलब ये जो चीज़ है इसको ऐसे समझो, जहाँ से हम निकलना शुरू करें उसको लेंगे इक्वल्स टू बाकी सबके बराबर, बाकी सबके मतलब जो भी अपने रास्ते में पड़ेगा उन सब के बराबर हम उसको लेके चलेंगे। तो जैसे VA ले लिए, अब रास्ते में जो पड़ा, पहले ये पड़ा तो इसका वोल्टेज, इसका वोल्टेज, इसका वोल्टेज, लास्ट में जो पड़ा वो, समझ आया बात, ऐसे लिखते हैं, ये है लिखने का तरीका। तो अब इसको रीअरेंज करके जब हम लोग लिखेंगे तो VV माइनस VA जो आने लगेगा -21 वोल्ट आने लगेगा। तो ये अपने पास क्या आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस, और VV माइनस VA पूछा है, VA माइनस BB बोलता तो 21 वोल्ट आंसर होता, फिलहाल ये आंसर है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, समझ आया होगा। तो इस तरीके का क्वेश्चन तुम लोग कर लेगा, ये है इस तरीके का क्वेश्चन तुम लोग करेगा, ये है इस तरीके का क्वेश्चन तुम लोग करेगा। अब सब तो उसी तरीके का क्वेश्चन है, तब सब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। हाँ ये देख लिया जाए, देखो ये देख लिया जाए, ये कह रहा है इफ़ आयरन इज प्लेस्ड इनसाइड सोलेनॉइड देन इट इंडक्टेंस विल बी। तो L क्या है, L है μ0 n² AL, ये फॉर्मूला है सेल्फ इंडक्टेंस का। ये क्या है, मीडियम क्या था ये, एयर, लेकिन अगर हम इसको रिप्लेस कर देंगे आयरन से, मतलब जब खाली खोखला है तो ये है इंडक्टेंस। अब यहाँ पे कुछ हम मीडियम लगा देंगे, मीडियम में हम लोग क्या लगा दिए, आयरन लगा दिए। तो जब आयरन लगा देंगे तो ये जो μ0 है वो चेंज होने लगेगा, ये μ0 किसका हो जाएगा, मीडियम का हो जाएगा, बाकी सब वही रहेगा। अब यहाँ पे अगर हम आयरन लगा देंगे तो आयरन के हिसाब से ये इंक्रीज़ कर जाएगा, तो इंडक्टेंस आयरन के हिसाब से ये इंक्रीज़ कर जाएगा, क्योंकि कंडक्टेंस बढ़ गया ना, तो इसलिए इंडक्टेंस भी बढ़ जाएगा। तो व्हेन द नेचर ऑफ टर्न इन अ सोलेनॉइड आर डबल विदाउट एनी चेंज इन द लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड इट सेल्फ इंडक्टेंस बिकम। अब कह रहा है कि जब हम लोग नेचर नंबर ऑफ टर्न्स जो है सोलेनॉइड में उसको डबल करते हैं विदाउट चेंज इन इट्स लेंथ, मतलब क्या हो गया, देखो पहले n इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ टर्न्स है, ठीक। हम लोग को ये मालूम है कि L जो डिपेंड करता है वो μ0 n² पे भी डिपेंड करता है, और L जो है डिपेंड करता है μ0 n² पे भी डिपेंड करता है। इसमें है AL और इसमें है AL, ये कहानी है, ठीक है, दोनों का। तो अगर हम बोल रहे हैं कि नंबर ऑफ टर्न्स इन अ सोलेनॉइड आर डबल विदाउट चेंज इन इट्स लेंथ, लेंथ में हम चेंज नहीं किए, लेंथ अगर 1 मीटर है तो 1 ही मीटर अभी भी है, लेकिन उसमें अगर पहले 100 टन था तो अब 200 टन कर दिया, ठीक है, समझ आ रहा बात। नंबर ऑफ टर्न्स को हम बढ़ा दिए, नंबर ऑफ टर्न्स को अगर बढ़ा दे रहे हैं और लेंथ में कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं, तो दोनों केस में हम लोग को n से ही रिलेट करना है। तो n से अगर रिलेट करना है तो कैसे डिपेंड कर रहा है, n² पे डिपेंड कर रहा है। अगर नंबर ऑफ टर्न्स को हम बढ़ा दे रहे हैं तो कैसे डिपेंड कर रहा है, इस पर डिपेंड कर रहा है। तो इस केस में अगर हम लोग बात कर लेंगे कि उसको हम क्या कर रहे हैं, डबल कर रहे हैं, तो डबल मतलब 2 का स्क्वायर, और ये आ जाएगा कितना, 4 टाइम्स। तो ये हम लोग इस ऊपर भी देखे थे कि इंडक्टेंस कितना हो जा रहा था, 4 टाइम्स हो जा रहा था। तो अगर हम लोग बात करने जाएंगे कि नंबर ऑफ टर्न्स को डबल कर दें लेकिन लेंथ में कोई चेंज नहीं किए हैं, तो उस केस में इंडक्टेंस क्या हो जाएगा, तो उस केस में इंडक्टेंस हो जाएगा 4 टाइम्स, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं सारा सेल्फ इंडक्टेंस वाला कहानी क्लियर होगा। कुछ क्वेश्चन तुम लोग को होमवर्क भी करने को दिए हैं तो तुम लोग वो होमवर्क भी करेगा। बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना है, पढ़ाई लिखाई करते रहना और ज़रूर कोशिश करना कि अच्छा, ठीक है। फिर मिलते हम लोग, राम राम तब तक के लिए।